हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे अपने यूट्यूब चैनल फॉर्मूला जोन में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। ओके, और पदार्थ का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। ओके, तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। ओके, तो आइए जानते हैं इस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, मैटर माने पदार्थ होता है और सब्सटेंस माने क्या होता है, पदार्थ। ओके, तो आइए पदार्थ का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है तो जानने का प्रयास करते हैं कितने आधार पर किया गया है जो। ओके, तो पहला नंबर में भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। ओके, और दूसरा रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। ओके, याद रखना फिजिकल बेस, भौतिक आधार को इंग्लिश में फिजिकल बेस कहते हैं और इसको केमिकल बेस। ओके, फिजिकल बेस और केमिकल बेस। तो भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है तो 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। पहला नंबर में ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ओके, ठोस के इंग्लिश में सॉलिड और इसे लिक्विड और इसे गैस। ओके, ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं और द्रव को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस ही कहते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध या इसी को मिश्रण भी कहते हैं। ओके, शुद्ध को इंग्लिश में प्योर, इम्प्योर और इसे मिश्रण को याद रखिएगा मिक्सचर कहते हैं। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिश्रण को मिक्सचर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तब आगे जानते हैं शुद्ध रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो शुद्ध रूप से 2 भागों में, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। ओके, इंग्लिश में एलिमेंट और इसे कंपाउंड। एलिमेंट माने तत्व होता है और कंपाउंड माने यौगिक होता है। ओके, या अशुद्ध रूप से पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है तो 2 भागों में। तो पहला नंबर में समांग, ओके, और दूसरा नंबर में विषमांग। ओके, समांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो होमोजेनियस। क्या कहते हैं, होमोजेनियस। ओके, और विषमांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो हेट्रोजेनियस। ओके, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो आगे जान लेते हैं तत्व के बारे में। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है तो याद रखना 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो पहला याद रखना है धातु और दूसरा अधातु। ओके, इंग्लिश में मेटल और इसे नॉन मेटल कहते हैं। ओके, और यौगिक के कितने भागों में बांटा गया है तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक
कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक, ओके। इंग्लिश में इस तरह से लिख लीजिएगा, कार्बनिक, इसको अकार्बनिक, ओके। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो एक बार फिर से हम दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थ का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो दो आधार पर, एक भौतिक आधार पे, एक दूसरा रासायनिक आधार पे, माने बेस, फिजिकल बेस और एक केमिकल बेस पे। फिजिकल बेस पे और दूसरा केमिकल बेस पे। तो फिजिकल बेस पे कितने भाग में बांटा गया पदार्थ को, यानी भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड और द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ओके। और गैस को गैसें कहते हैं। अब तो इधर जान लेते हैं रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में, एक शुद्ध एक अशुद्ध, यानी प्योर इम्प्योर। और शुद्ध अशुद्ध को मिश्रण भी कहते हैं, है ना। तो मिश्रण के मिक्सचर कहते हैं, ओके। शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व को एलिमेंट इंग्लिश में कहते हैं, यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। और अशुद्ध मिश्रण को, यानी अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया, एक समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग मिश्रण, ओके। तो इंग्लिश में होमोजेनियस और इसको हेट्रोजेनियस, ओके। अब हम जानते हैं तत्व, एलिमेंट जो है, एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया, यानी तत्व को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, धातु अधातु, यानी मेटल नॉन मेटल। यौगिक के 2 भागों में, कार्बनिक अकार्बनिक, कार्बनिक अकार्बनिक, ओके। तो आइए सबसे पहले हम भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले इसी के बारे में जान लेंगे, ओके। और याद रखिएगा, ये 3 अवस्था के बाद 2 अवस्था और है पदार्थ का, याद रखना। तो जैसे पहला हो गया ठोस, दूसरा हो गया द्रव और तीसरा हो गया गैस। तो चौथा अवस्था को क्या कहते हैं, यानी चौथा अवस्था के बारे में जानेंगे। चौथा अवस्था को याद रखिएगा, चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था, ओके। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, ओके। और 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं? तो याद रखिए BEC, प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टाइन, ओके। और C से होता है कंडेंसेट, कंडेंसेट, ओके, कंडेंसेट, ओके। B से होता है बोस, E से होता है आइंस्टाइन और C से होता है कंडेंसेट, ओके। यानी पदार्थ के 5वीं अवस्था को कहा जाता है BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और पदार्थ के चौथी अवस्था को कहा जाता है प्लाज्मा अवस्था, ओके। प्लाज्मा अवस्था के बारे में भी हम जानेंगे और BEC के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, ओके। तो आप इसे छाप लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ठोस लिख देते हैं, ठोस। उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे द्रव्य और यहाँ पे गैस, ओके। ठोस, द्रव, गैस। अब पूछा कि बताइए ठोस किसे कहते हैं, ओके। ठोस किसे कहते हैं? तो जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन निश्चित हो, जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन क्या हो? निश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, ओके। जैसे ईंट हो गया, ईंट को दबाने से न तो उसका आयतन में परिवर्तन होगा और न ही उसका आकार में, है ना। इसी प्रकार से हम पत्थर लेंगे, अगर उसको दबाएंगे
तो ना तो उसके आयतन में परिवर्तन होगा और न ही आकार में, है ना। तो याद रखिएगा ठोस पदार्थ के आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं आकार एवं आयतन निश्चित हो, है ना। यानी जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ, यहाँ पे आपको लिख देते हैं द्रव्यनांक। द्रव्यनांक और द्रव्यनांक को गलनांक भी कहते हैं, गलनांक। ओके, यानी द्रव्यनांक और गलनांक के बारे में जानेंगे। ओके, यहाँ पे द्रवण लिख देते हैं, द्रवण के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, चलिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हिमांक। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको हिमीकरण। हिमांक के बारे में जानेंगे, हिमीकरण के बारे में जानेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे चलिए वाष्प लिख देते हैं, वाष्प। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं वाष्पन। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको संघनन लिख देते हैं, संघनन। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं क्वथन, और यहाँ पे लिख देते हैं क्वथनांक। ओके, अब हम इस सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। द्रव्यनांक किसे कहते हैं, द्रवण किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, हिमीकरण किसे कहते हैं, वाष्प किसे कहते हैं, वाष्पन किसे कहते हैं, क्वथन किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं। बारी बारी से हम सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम द्रव्यनांक के बारे में जानेंगे। ओके, द्रव्यनांक किसे कहते हैं। ओके, द्रव्यनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, तो चलिए मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता यानी परिवर्तित हो जाता है ना, तो वह ताप ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। ओके, बदल जाता है, तो वह ताप ठोस का, है ना, ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, ओके, तो वह ताप ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है। ओके, यानी जिस ताप पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है, ओके, तो वह ताप द्रव का क्या कहलाएगा, ठोस का क्या कहलाएगा, द्रव्यनांक कहलाएगा। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला बात है, जैसे पे यहाँ लिख देते हैं बर्फ। ओके, बर्फ का द्रव्यनांक, बर्फ का गलनांक, द्रव्यनांक कितना होता है, द्रव्यनांक को गलनांक कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछेगा तो आपको याद रखना 273.15 केल्विन। ओके, बर्फ का द्रव्यनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में अगर पूछे केल्विन में तो 273.15 केल्विन होता है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो अब हम जान लेते हैं द्रवण के बारे में, है ना, द्रवण किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम द्रवण के बारे में जानते हैं।
यहाँ पे द्रवण लिख रहे हैं। ओके, द्रवण को इंग्लिश में फ्यूजन कहा जाता है, फ्यूजन द्रवण को। और दूसरा नाम क्या मैंने द्रवण का क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। ओके, द्रवण कहिए या गलन कहिए या इंग्लिश में फ्यूजन कहिए। ओके, तो अब हम जानते हैं कि द्रवण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, यानी पिघलने की क्रिया को है ना, पिघलने के यानी ठोस पदार्थ है ना, ठोस पदार्थ को पिघलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, द्रवण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ठोस पदार्थ को, है ना, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था। ओके, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने, ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में बदलने के माने ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदलने के क्रिया को ही क्या कहते हैं, द्रवण कहते हैं। यानी ठोस पदार्थ से द्रव पदार्थ में बदलेगा तो बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, द्रवण कहेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जैसे आपको बर्फ़ हो गया, बर्फ़ से आपको जल बन जाएगा, है ना। यानी यही जल, बर्फ़ से जल में बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, द्रवण कहेंगे। यानी पिघलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, द्रवण। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो द्रवण के बारे में जानिए। ओके, और हम जानेंगे हिमांक के बारे में। हिमांक किसे कहते हैं? ओके, हिमांक किसे कहते हैं? तो आइए हिमांक के बारे में जानते हैं। हिमांक, ओके, इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो हिमांक किसे कहते हैं? तो जिस ताप पर ओके, जिस ताप पर या जिस निश्चित ताप पर, ओके, जिस ताप पर द्रव पदार्थ यानी द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है ना, द्रव्य पदार्थ, है ना, ठोस अवस्था में बदल जाता है। ओके, बदल जाता है तो वह ताप द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ओके, यानी जिस निश्चित ताप पर या जिस ताप पर द्रव पदार्थ, ओके, द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो वह ताप माने उस ताप को द्रव क्या कहते हैं, द्रव का क्या कहलाता है, तो हिमांक कहलाता है। ओके, तो याद रखना है, जिस ताप पर द्रव से ठोस में बदल जाता है ना, तो उस ताप को क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ओके, तो आगे जानते हैं। याद रखिएगा, बर्फ लिखते हैं, जल का हिमांक कितना होता है, तो आपको याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, अब हम हिमीकरण के बारे में जानेंगे। हिमीकरण, ओके, हिमीकरण के बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा, हिमीकरण को ही जमना कहेंगे। ओके, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ओके, यानी इंग्लिश में इसी को क्या कहा जाएगा, फ्रीजिंग कहा जाएगा। ओके, तो फ्रीजिंग किसे कहते हैं, यानी जमना किसे कहते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे। ओके,
द्रव से ठोस में बदलने के क्रिया को है क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे या जमना कहेंगे। ओके, यानी द्रव से ठोस में बदलता है ना, तो द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? हिमीकरण कहेंगे या जमना कहेंगे। ओके, तो आगे अब हम जानते हैं द्रव के बारे में। द्रवनांक जान गए, द्रवन जान गए, हिमांक जान गए और हिमीकरण जान गए। ओके, अब हम द्रव के बारे में जानेंगे, द्रव किसे कहते हैं। ओके, चलिए तो अब हम जानते हैं द्रव के बारे में। ओके, द्रव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, द्रव के आकार अनिश्चित रहता है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। ओके, यानी जिस पदार्थ के आकार अनिश्चित हो, है ना, लेकिन आयतन निश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे परिभाषा के तौर पर लिख देते हैं, द्रव किसे कहते हैं, है ना, जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित हो, क्या हो? अनिश्चित हो, लेकिन याद रखिएगा आयतन निश्चित हो। ओके, जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। ओके, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में आपको याद रखना, जैसे जितना भी, जैसे हो गया जल हो गया, दूध हो गया। ओके, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं मक्खन। ओके, मक्खन हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है? द्रव है। ओके, अब हम जान लेते हैं वाष्प किसे कहते हैं। वाष्प। ओके, तो आइए वाष्प के बारे में जानते हैं। पूछा कि बताइए वाष्प किसे कहते हैं? वाष्प किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, द्रव के गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। द्रव के गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। द्रव्य के तो आइए अब हम वाष्पन के बारे में जानते हैं। ओके, वाष्पन किसे कहते हैं? वाष्पन किसे कहते हैं? ओके, तो वाष्पन की इंग्लिश में आपको याद रखना है एवापोरेशन। ओके, वाष्पन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवापोरेशन। ओके, तो वाष्पन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वाष्प को, है ना, वायुमंडल में जाने के क्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यानी भाप को ऊपर जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। ओके, यानी वाष्प जो बनता है, जिस निश्चित ताप पर वाष्प बन जाता है और वाष्प को वायुमंडल में यानी ऊपर जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पन। यानी भाप को ऊपर जाने की क्रिया को ही क्या कहेंगे? वाष्पन। ओके, तो यहाँ पे लिख दिए वाष्प को वायुमंडल में जाने के क्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट। ताप बढ़ता है ना, ताप बढ़ता है तब वाष्पन की क्रिया भी बढ़ जाती है, यानी वाष्पन भी
वाष्पन भी बढ़ जाता है। ओके, ताप बढ़ता है तो वाष्पन भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ताप घटता है तो वाष्पन की क्रिया भी घट जाती है, तो ये आपको याद रखना। ओके, ताप बढ़ता है तब वाष्पन की क्रिया भी बढ़ जाती है, ताप घटता है तब वाष्पन भी घट जाता है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं क्वथन के बारे में। क्वथन किसे कहते हैं? तो क्वथन से पहले हम क्वथनांक जानते हैं। ओके, क्वथनांक किसे कहते हैं? ओके, तो आइए क्वथनांक के बारे में जानते हैं। क्वथनांक याद रखिएगा, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, क्वथनांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं यानी क्वथनांक किसे कहते हैं? ओके, तो जिस ताप पर यानी जिस निश्चित ताप पर द्रव उबलने लगता है, जिस ताप पर द्रव क्या होने लगे? उबलने लगे, है ना। तो उस ताप को द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, यानी वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपको, जिस ताप पर द्रव्य उबलने लगता है। ओके, जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है तो वह ताप द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ओके, जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है तो वह ताप द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ओके, तो आइए यहाँ पे आप कुछ पॉइंट जानते हैं, याद रखिएगा। जब आपको वायुमंडलीय दाब घटता है तब क्वथनांक भी क्या हो जाता है? घट जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब घटता है ना। वायुमंडलीय दाब घटता है तब क्वथनांक भी क्या हो जाता है? क्वथनांक भी घट जाता है। ओके, घट जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। VVI है, आपको ध्यान देना है। वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ओके, वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद आपको ध्यान देना है, जिस द्रव का यानी जिस पदार्थ का क्वथनांक कम हो, तो उस पदार्थ का वाष्पन क्या होता है? तेजी से होता है, यानी एक दूसरे की तुलना में। जैसे आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे कि आपको ईथर हो गया, ईथर यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे जल ले लिए। ओके, ईथर के क्वथनांक होता है 34 डिग्री सेल्सियस। ओके, और जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बोलेगा आपको कि बताइए, सबसे पहले है ना, भाप बन के यानी गैस बन के कौन उड़ जाएगा? ये उड़ेगा या ये उड़ेगा? तो आपको याद रखना, ईथर सबसे पहले क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, यानी गैस में परिवर्तन होके क्या हो जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। यानी सबसे तेजी में वाष्पन किसका होगा? तो ईथर का होगा, यानी जिसका क्वथनांक कम होगा तो उसका वाष्पन तेजी से होगा। ओके, जैसे आपको इस तरह से तुलना कर दिया कि बताइए ईथर का वाष्पन तेजी से होगा या जल का वाष्पन तेजी से होगा? तो जिसका क्वथनांक कम रहेगा, ओके, उसका वाष्पन तेजी से होगा, ओके। और इसके तुलना में कम होगा। ओके, यानी धीरे धीरे होगा। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा। यानी जिसका क्वथनांक कम रहे तो उसका वाष्पन तेजी से होगा, है ना।
तो आपको याद रखना, वायुमंडलीय दाब घटता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ओके, तो आगे आपको ध्यान देना है। उसके बाद बोला कि बताइए ऊंचे पर्वत पर पेन के स्याही क्यों बोकर जाते हैं, पेन के स्याही क्यों बोकर जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। पेन की स्याही ऊंचे पर्वत पर क्यों बोकर जाते हैं, पेन के स्याही, है ना, स्याही ऊंचे पर्वत पर क्यों बोकर जाते हैं, बोकर जाते हैं। ओके, क्यों बोकर जाते हैं, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, यानी भूभाग से जितना ऊपर जाएंगे हम वायुमंडलीय की ओर जाएंगे, तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ऊंचे पर्वत पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगा तो पेन के स्याही क्या हो जाता है, बोकर जाता है। ओके, यानी वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण ओके, वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण पेन के स्याही ऊंचे पर्वत पर बोकर जाता है। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्या बताइए, ऊंचे पर्वत पर भोजन देरी से क्यों पकता है। ओके, ऊंचे पर्वत पर भोजन देरी से क्यों पकता है, तो इसमें भी याद रखिएगा क्वथनांक क्या हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाने के कारण, क्वथनांक कम हो जाने के कारण, जब क्वथनांक कम हो जाता है तब भोजन को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है, इसी कारण से भोजन देरी से पकता है भूभाग के तुलना में। ओके, तो क्वथनांक कैसे कम होता है, तो आपको बताएं कि जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तब क्वथनांक भी कम हो जाता है, यानी ऊंचे पर्वत पर जब भोजन बनाएंगे तो ऊंचे पर्वत पर आप जानते हैं कि क्वथनांक वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब जब कम हो जाएगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा, और जब क्वथनांक कम हो जाता है तब भोजन को पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है, इसी कारण से भोजन देरी से पकता है। ओके, तो आपको याद रखना है, ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, VVI है। तो आगे हम जानते हैं क्वथन के बारे में। ओके, क्वथन के बारे में आप जानते हैं, क्वथन किसे कहते हैं। ओके, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं आपको क्वथन। ओके, इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग। ओके, यानी बॉइलिंग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा द्रव अवस्था से, है ना, यानी उबलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, उबलने की क्रिया को ही क्वथन कहते हैं। ओके, यानी द्रव को उबलने के क्रिया, है ना, को ही क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे, यानी द्रव के उबलने की क्रिया को ही माने द्रव के उबलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ओके, जैसे जल ले लिए तो जल उबल रहा, जैसे हम किसी ताप पर हम गर्म करेंगे, है ना, तो उबलने लगेगा, तो उबलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। ओके, क्या कहेंगे, क्वथन, यानी द्रव के उबलने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब हाँ, आगे हम जानते हैं, चलिए एक इधर लिख देते हैं आपको वाष्पन, और इधर आपको लिख देते हैं क्वथन। ओके, याद रखिएगा वाष्पन की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, वाष्पन की क्रिया ऊपरी सतह पर, द्रव्य के ऊपरी सतह
पर होता है। ओके, और क्वथन की क्रिया द्रव के निचली सतह पर होता है, द्रव के निचली सतह पर। ओके, द्रव के निचली सतह पर होता है। याद रखिएगा, वाष्पन सभी ताप पर होता है, या वाष्पन सभी ताप पर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा तो भी वाष्प बनेगा, गैस बन जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। और अगर हम 5 डिग्री सेल्सियस पर भी अगर हम गर्म करेंगे तो भी उससे माने उस द्रव से वाष्प निकलेगा। ओके, तो याद रखिएगा, वाष्पन सभी ताप पर होता है, वाष्पन सभी ताप पर। तो वाष्पन की क्रिया सभी ताप पर होती है, सभी ताप पर होती है। ओके, वाष्पन की क्रिया सभी ताप पर होती है। आपको पूछा कि बताइए वाष्पन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, तो नहीं, सभी ताप पर होती है। ओके, याद रखिएगा। चलिए इसमें भी एक पहला दूसरा देते हैं। क्वथन की क्रिया निश्चित ताप पर होती है, क्वथन की क्रिया ओके निश्चित ताप पर होती है, निश्चित ताप पर होती है। ओके, क्वथन की क्रिया निश्चित ताप पर होती है, तो आपको याद रखना। ओके, उसके बाद आपको एक बात और याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। याद रखिए, वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है और क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है और क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है, तो आपको याद रखना। यानी इसमें ठंडक उत्पन्न होता है, ठंडक उत्पन्न होती है ना, और इसमें ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ओके, चलिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होती है। ओके, नहीं होती है। आपको पूछा बताइए क्वथन में ठंडक उत्पन्न होती है, तो नहीं। वाष्पन में क्वथन उत्पन्न होती है, तो हाँ, वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होती है। ओके, तो आपको याद रखना है, वाष्पन की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है, क्वथन की क्रिया द्रव के निचली सतह पर होती है, वाष्पन सभी ताप पर होती है, क्वथन की क्रिया निश्चित ताप पर होती है, वाष्पन में ठंडक उत्पन्न होता है, क्वथन में ठंडक उत्पन्न नहीं होता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तो अब हम आगे जान लेते हैं। अब उसके बाद हम संघनन के बारे में जान लेंगे। ओके, संघनन के बारे में। ओके, संघनन के बारे में जानते हैं। तो संघनन के बारे में जानने से पहले एक बात और याद रखिएगा, जैसे कि आपको कहेगा बताइए जल क्यों उबलने लगता है, उबलने लगता है ना। जल क्यों उबलने लगता है, तो याद रखना है आपको, वाष्प माने द्रव के वाष्प दाब है ना, द्रव के वाष्प दाब। ओके, द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब है ना। वाष्प दाब माने द्रव जो है, कोई भी द्रव रहे है ना, तो द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना। तब जल उबलने लगता है, उबलने लगता है ना। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप जान गए कि जल हो या द्रव हो है ना। यहाँ पे आपको जल की जगह और द्रव भी दे सकता है, कोई भी द्रव रहे है ना, कोई भी द्रव रहे। हम एक जल लेके चले हैं, जैसे कि जल क्यों उबलने लगता है ना, तो आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे जल है, तो जल के वाष्प दाब यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ लिख देते हैं जल, अगर बोलोगे तो जल लिख देना है। तो यहाँ पे जल लिख दिए, और जल के
वाष्प दाब, जल के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो, बराबर हो, है ना। जब जल के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है ना, बराबर हो जाता है, तब जल उबलने लगता है। तब क्या होने लगता है, जल उबलने लगता है। तो आई होप आप लोग जान रहे होंगे। ओके, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, द्रव के वाष्प दाब, है ना, द्रव के वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव उबलने लगता है। ओके, उबलने लगता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप लोग इसे विशेष करके ध्यान दीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम जान लेते हैं संघनन के बारे में। ओके, संघनन किसे कहते हैं। तो आइए, संघनन किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिख देते हैं संघनन, संघनन। ओके, इंग्लिश में याद रखिएगा कंडेंसेशन। ओके, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अनिसंघनन किसे कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। द्रव से गैस से द्रव में बदलने के क्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी गैस अवस्था से द्रव में बदल जाता है, तो बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। ओके, तो आपको याद रखना है। जैसे वाष्प यहाँ लगे, जैसे कि आपको वाष्प से क्या चीज़ में बदल जाएगा, द्रव में, है ना। वाष्प से द्रव में बदलेगा, तब बदलने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, संघनन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम जान लेते हैं गैस के बारे में, गैस किसे कहते हैं। ओके, गैस किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं गैस किसे कहते हैं। तो हम गैस के बारे में जानेंगे, गैस किसे कहते हैं। ओके, तो गैस याद रखिएगा, गैस के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी आकार, जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन अनिश्चित हो, जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन क्या हो, अनिश्चित हो। ओके, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। ओके, जिस पदार्थ के आकार एवं आयतन अनिश्चित हो, तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। जैसे हवा है, हवा एक क्या है, गैस है। ओके, हवा एक क्या है, गैस है। तो हवा के आकार में आयतन अनिश्चित होता है ना, हवा को इसीलिए गैस कहते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके बाद विशेष बातों पे ध्यान देंगे। तो आगे हम जानते हैं ठोस, द्रव, गैस के प्रसार, विसरण, है ना, घनत्व, अंतराणुक आकर्षण बल और अंतराणुक स्थान के बारे में, है ना। और गतिज ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं कि किसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है और किसका कम होता है। ओके, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक ठोस लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको द्रव्य, और यहाँ पे लिख देते हैं आपको गैस।
ओके। चलिए पहला नंबर में यहाँ पे लिख देते हैं आपको घनत्व। घनत्व है ना, घनत्व के आप जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए ऐसे भी आपको घनत्व और अंतराणु आकर्षण बल, अंतराणु का स्थान, प्रसार, विसरण, इसके पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं, है ना। आप लोग पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। तो आइए हम घनत्व के बारे में जानते हैं। घनत्व किसका सबसे ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ओके, मोशन एनर्जी ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे लिख देते हैं प्रसार। प्रसार, विसरण ओके। और यहाँ पे आपको लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान ओके। और यहाँ पे लिख देते हैं अंतराणुक आकर्षण बल ओके, आकर्षण बल। तो चलिए सब के बारे में हम बारी बारी से जान लेंगे। तो याद रखिएगा, घनत्व यानी घना, यानी जिस पदार्थ में कणों की संख्या अधिक होगा तक, जो अधिक होगा तो पक्का है कि घना होगा, है ना। यानी घना को ही क्या कहेंगे, घनत्व ओके। घनत्व किसे कहेंगे, यानी जिसमें कणों की संख्या ज़्यादा हो, यानी घना हो, क्या हो, घना हो, तो उसे क्या कहेंगे, घनत्व पक्का। तो घना कौन रहेगा, ठोस में सबसे ज़्यादा कण रहेगा ओके। घना में कौन रहेगा, घना में ठोस रहेगा, सटा हुआ रहता है ओके। तो सबसे अधिक होता है ठोस में, घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ओके। कहेगा सबसे अधिक घनत्व किस में होता है, ठोस में, और सबसे कम इसमें होता है, इससे याद रखिएगा, इससे ठोस से कम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ठोस से कम और सबसे कम तो याद रखना, घनत्व सबसे कम किस में होता है, तो गैस में, और सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में ओके। गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा, गैस के कण जो है बहुत दूर पर होता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में गति करते रहता है। तो पक्का है जो स्वतंत्र रहेगा, जिसका कण स्वतंत्र रहेगा, जो गति, तो याद रखिएगा जब स्वतंत्र रहेगा तो गैस के जो कण हैं बहुत दूर पर होते हैं, और स्वतंत्र अवस्था में क्या होता रहता है, गति करते रहता है। तो याद रखिएगा गैस के कण सबसे अधिक, माने द्रव और ठोस की अवस्था में सबसे ज़्यादा क्या करता है, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा होता है ओके। यानी ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो आपको याद रखना है। यानी इसमें सबसे कम होगा, सबसे कम, और इससे अधिक, इससे अधिक। ठोस से क्या होगा, यानी ठोस से अधिक ओके। और सबसे अधिक इसमें होगा, सबसे कहेगा, बताइए गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होता है, तो गैस में। सबसे कम किस में होता है, तो ठोस में ओके। प्रसार, याद रखिए गैस तुरंत पसर जाता है, गैस तुरंत क्या हो जाता है, पसर जाता है, यानी वायु में तुरंत मिश्रित हो जाता है। और जैसे कि आपको हम जैसे मुरई खा के आएँ, मुरई खाएँ और डकरते हैं तो तुरंत वायु में क्या हो जाता है, फैल जाता है, यानी पसर जाता है तुरंत ओके। तो आपको याद रखना है गैस तुरंत पसर जाता है, इस तरह से भी याद रखते हैं। तो इसीलिए गैस के प्रसार सबसे अधिक होता है, यानी सबसे कम इसका होता है, सबसे कम। और ठोस से अधिक, ठोस से यानी इससे अधिक होता है, और सबसे अधिक इसका होता है, सबसे अधिक ओके। अब हम जानते हैं विसरण के बारे में। तो विसरण याद रखिएगा, गैस अभी बताएं कि गैस आपको गैस जो है, गैस के कण जो है बहुत दूर पर होते हैं, और गैस है जो तुरंत एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिल जाता है ओके।
गैस तुरंत आपको पहले विसरण किसे कहते हैं ये जानिए। तो याद रखिए, एक पदार्थ के कण है ना और दूसरे पदार्थ के कण आपस में क्या होता है, प्रविष्ट हो जाते हैं यानी मिल जाते हैं, है ना। तो उसी क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, यानी मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ओके, तो गैस जो है तुरंत क्या हो जाता है, मिल जाता है। ओके, जैसे गैस जैसे हम डकरते हैं तो तुरंत वायु में क्या हो जाता है, मिल जाता है ना। तो आपको याद रखना है विसरण सबसे यानी सबसे कम होता है, सबसे कम, इससे अधिक होता है। ओके, इससे क्या होता है, अधिक। दूध पानी मिलाइएगा तो मिल जाएगा, है ना। दूध और जल को मिलाएंगे तो उसका भी विसरण हो जाता है। ओके, और सबसे अधिक विसरण, सबसे अधिक गैस का विसरण होता है। ओके, अंतराणु का स्थान, अंतराणु का स्थान किस में अधिक होगा और किस में कम होगा। तो याद रखिएगा, गैस जो है, गैस के कण जो है बहुत दूर दूर पर होते हैं, बहुत दूर दूर पर, और इसका इससे थोड़ा कम रहता है और इसका पूरा सटा हुआ रहता है। ओके, तो बताइए अंतराणु का स्थान किस में ज़्यादा, इसमें दूर दूर पर है ना। तो याद रखिएगा इसमें सबसे कम होता है, सबसे कम, और इससे अधिक होता है, ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। सबसे अधिक इसमें होता है, सबसे याद रखना, सबसे अधिक। ओके, अब अंतराणु का आकर्षण बल के बारे में जानते हैं। तो आपको जान गए होंगे, घनत्व सबसे अधिक होता है ठोस में और सबसे कम होता है गैस में। गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है ठोस में और सबसे अधिक होता है गैस में। प्रसार सबसे कम होता है ठोस में और सबसे अधिक होता है गैस में। विसरण सबसे कम होता है ठोस में और सबसे अधिक होता है गैस में। ओके, अंतराणु का स्थान सबसे कम होता है ठोस में और सबसे अधिक होता है गैस में। ओके, तो अंतराणु का आकर्षण बल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे आपको अंतराणुक आकर्षण बल। ओके, तो याद रखिएगा, जिस ठोस जो है, ठोस के कण पूरा नज़दीकी में सटे हुए रहते हैं, माने आपस में बांध के रखता है। ओके, माने आपस में बंधा हुआ रहता है, यानी सटे रहते हैं, बहुत नज़दीक में रहते हैं। अब बहुत नज़दीक में रहता है तो इसी कारण से ठोस पदार्थ के अंतराणु का आकर्षण बल अधिक होता है ना। अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। इसलिए किसका कण बहुत दूर दूर पर होते हैं, बहुत दूर दूर पर, है ना, बहुत दूर दूर पर। याद रखिएगा, इससे थोड़ा अधिक रहता है द्रव के, है ना, इससे थोड़ा अधिक रहता है, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण बल इसका होता है। यानी जिसका कण नज़दीकी में रहेगा, है ना, तो उसका आकर्षण बल भी अधिक होगा, और जिसका कण दूर दूर पर होगा तो उसका आकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। ओके, तो याद रखिएगा सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक, और याद रखिए इससे कम, ठोस से क्या होता है, कम होता है। ओके, और सबसे कम याद रखना है। तो अंतराणु का आकर्षण बल किस में अधिक होता है, तो अंतराणु का आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। ओके, तब हम जान लेते हैं इधर प्लाज्मा अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था क्या था, प्लाज्मा अवस्था, है ना, यानी चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ओके, प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कैसे होता था, उच्च ताप से प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। ओके, याद रखिए प्लाज्मा अवस्था का प्रयोग किस में किया जाता है, तो याद रखिए प्रदीप्त ट्यूब में, और किस में किया जाता है, तो याद रखिएगा नियॉन संकेत वाले बॉल में, संकेत
संकेत, नियॉन संकेत वाले बल्ब में। ओके, प्रदीप्त बल्ब में माने प्रदीप्त ट्यूब में प्लाज्मा अवस्था का प्रयोग किया जाता है। नियॉन संकेत वाले बल्ब होते हैं उसमें भी प्लाज्मा अवस्था का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए प्लाज्मा अवस्था किस तरह कैसे निर्माण होता है, तो उच्च ताप से निर्माण होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, उच्च ताप से प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है और चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ओके, तो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम बोस पाँचवा अवस्था के बारे में जानते हैं। आने पाँचवा अवस्था, पाँचवा अवस्था क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा BEC है ना। आने पाँचवा अवस्था क्या कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा बोस आइंस्टाइन है ना, यहाँ पे लिख दिए प्लाज्मा अवस्था BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 1920 ईस्वी में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने खोज किए थे। सत्येंद्र नाथ बोस ने। ओके, प्लाज्मा अवस्था के निर्माण किसने किए थे, खोज किसने किए थे, तो आपको याद रखना सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा अति निम्न घनत्व वाले गैस को है ना, अति निम्न घनत्व वाले गैस को अति शीतलित करके, अति शीतलित करके पदार्थ के पाँचवा अवस्था का निर्माण किया जाता है। ओके, अति शीतलित करके पदार्थ के पाँचवा अवस्था का निर्माण किया जाता है। तो कितना केल्विन पर अति शीतलित किया जाता है गैस को, तो याद रखना है 2 × 10⁻⁻7 केल्विन पर अति शीतलित किया जाता है गैस को, तब तुम्हारा पाँचवा अवस्था का निर्माण होता है। यानी पदार्थ के पाँचवा अवस्था को BEC कहते हैं। याद रखिए पदार्थ के पाँचवा अवस्था का खोज किसने किए थे, तब सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ओके, तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा है ना, तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।